मॉर्निंग सुप्रभात। आज हम जानेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा, इसके बारे में जानेंगे। कहा गया है कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक रहता है। इसके समय में द्वितीय ओंगल सिख युद्ध होता है, जो 1848 से 1849 ईस्वी तक लड़ा गया तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 ईस्वी में कर लिया गया था और जगत प्रसिद्ध सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो था महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि द्वितीय ओंगल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध रामनगर का युद्ध, जो 16 नवंबर 1848 ईस्वी को लड़ा गया था, यह अनिर्णित था, इसका कोई निर्णय नहीं निकला था। फिर दूसरा लड़ा गया था चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी को, यह भी अनिर्णित था, इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला था इस युद्ध का। उसके बाद लड़ा गया तीसरा युद्ध, जो गुजरात नामक स्थान पर लड़ा गया था। यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। 12 मार्च 1849 ईस्वी को हुआ था यह युद्ध। इसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए थे। फिर आगे देखते हैं कि द्वितीय ओंगल बर्मा युद्ध और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज मिल गया। आगे देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। फिर हम देखते हैं कि 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी शासन में विलय किए गए राज्य थे। सबसे पहला राज्य था सतारा को सबसे पहले विलय किया गया था अंग्रेजी साम्राज्य में 1848 ईस्वी में। उसके बाद चैतपुर जो बुंदेलखंड में स्थित है और संभलपुर उड़ीसा में स्थित है 1849 ईस्वी में। बगहाट हिमाचल प्रदेश में स्थित है 1850 ईस्वी में। उसके बाद उदयपुर मध्य प्रदेश में स्थित है 1852 ईस्वी में। उसके बाद झांसी 1853 ईस्वी में। उसके बाद नागपुर 1854 ईस्वी में विलय कर लिया गया। फिर आगे देखते हैं कि 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। नोट में कहा गया है कि 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक सआदत खां था। फिर आगे देखते हैं कि 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। फिर इसके बाद देखते हैं कि शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसियों
से कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए तथा साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। उसके बाद देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई। यह 34 किलोमीटर स्थित थी। उसके बाद देखते हैं कि सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ। फिर हम देखते हैं आगे कि इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना भी की। आगे हम देखते हैं कि इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। फिर आगे देखते हैं कि 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। उसके बाद हम देखते हैं नोट में कि सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। फिर आगे देखते हैं कि 1922 ईस्वी में इलाहाबाद जो भारत में स्थित है एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया। फिर आगे हम देखेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।